हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड में मैक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से मैक्रो टीचिंग की फ़ाइल में लेसन प्लान बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल में हम लोग को डेट डालनी होगी। जैसे कि मैंने डेट डाल रखी है 9 तारीख 6वां महीना 2022। डेट के नीचे क्लास डालना होगा। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि ये लेसन प्लान मैंने क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। सेंटर में सब्जेक्ट डालना होगा जो कि है सामाजिक विज्ञान, और नीचे ही सब सब्जेक्ट डालना होगा जो कि है इतिहास। इधर साइड में कालांश यानी कि पीरियड जो कि है फर्स्ट, और अवधि 35 मिनट, यानी कि ये लेसन प्लान मुझे 35 मिनट में पढ़ाना है। उसके बाद में हम लोग को प्रकरण यानी कि टॉपिक डालना है। मेरा टॉपिक है सम्राट अशोक। उसके ही नीचे विद्यालय का नाम, यानी कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाने जाएंगे ये लेसन प्लान, उस स्कूल का नाम डालना है। जैसे कि मैंने डाल रखा है शीतला जूनियर हाई स्कूल बलपुर फुरकाबाद। उसके बाद में मैंने सामान्य उद्देश्य डाल रखे हैं। मैंने एक एक करके 7 सामान्य उद्देश्य डाले हैं। नंबर 1 है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने तथा समझने की क्षमता विकसित करना। नंबर 2 छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3 विद्यार्थियों को अशोक के बारे में ज्ञान कराना। नंबर 4 विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 5 विद्यार्थियों में अतीत की जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। नंबर 6 छात्रों में शीघ्रता एवं सुदृढ़ता से कार्य करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 7 विद्यार्थियों में तार्किक, विवेचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद में हम लोग को विशिष्ट उद्देश्य डालने हैं, जिसमें लिखना है विद्यार्थियों को अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी कराएंगे। उसके बाद में हम लोग को सहायक सामग्री हेडिंग डालनी है, जिसमें लिखना है समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री एवं चार्ट प्रदर्शित करते हुए। उसके बाद में हम लोग को पूर्व ज्ञान हेडिंग डालनी है, जिसमें लिखना है विद्यार्थी अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में हम लोग को पेज टर्न करना है और फाइल को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, जैसे मैंने कर रखा है। इस वाले पेज में मैंने प्रस्तावना प्रश्न पूछे। मैंने एक एक करके 4 प्रस्तावना प्रश्न पूछे। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए फाइल को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। जैसे कि मैंने पहले हेडिंग डाली है छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, सेकेंड हेडिंग डाली है छात्र क्रियाएं, और थर्ड हेडिंग डाली है विधि प्रविधि। मैंने एक एक करके 4 क्वेश्चन पूछे हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछने कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अभी आप लोग देखिएगा, नंबर 1 मैंने पूछा है हमें कुछ सामान खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चे आंसर बोलेंगे पैसों की, रुपए, नोट, सिक्के आदि। तो जो भी आंसर आया ना उसी से रिलेटेड मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि मैंने पूछा है 100 रुपये की नोट पर कौन कौन से चित्र बने होते हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया महात्मा गांधी, शेर। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा नोट पे बने शेर के चित्र में कितने शेर हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया 4। मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है नोट पे बने 4 शेर के चित्र को किसने बनवाया था, तो अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो हम लोग लिख देना। अगर नहीं दे पाते तो हम लोग छात्र चिंतनशील लिखेंगे। लेकिन जहाँ तक हो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है कि बच्चे आंसर ना दे पाए, क्योंकि हम लोग को उसके बाद अपना लेसन प्लान पढ़ाना स्टार्ट करना होगा ना, इसलिए। और इधर विधि प्रविधि हम लोग डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न पूछने के बाद हम लोग लिख देना है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखना है छात्रों आज हम लोग अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण, जिसमें लिखना है अध्ययन की सुविधा के अनुसार छात्र अध्यापिका पाठ को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाएंगी। उसके बाद में हम लोग को फाइल को इस तरीके से 6 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट में डाला है शिक्षण बिंदु, सेकंड पॉइंट में डाला है छात्र अध्यापिका ही कथन, फिर थर्ड पॉइंट में डाला है छात्र क्रियाएं, फोर्थ में डाला है विधि प्रविधि, फिफ्थ में डाला है सहायक सामग्री, सिक्स में डाला है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षा बिंदु में मैंने पॉइंट डाला है सम्राट अशोक, और छात्र अध्यापिका कथन में मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिसमें मैंने पहला प्रश्न पूछा है भारत के कुछ वीर राजाओं के नाम बताइए। तो जो भी बच्चे आंसर देंगे ना उसको छात्र क्रियाओं में लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा अशोक किस वंश का शासक था, तो बच्चों ने आंसर दिया मौर्य वंश। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है अशोक के पिता का क्या नाम था, तो बच्चे अगर आंसर दे देते हैं तो हम लोगों ने लिख देना है, आंसर लिख देंगे। नहीं लिख पाते तो हम लोग लिख देंगे छात्र चिंतनशील। इधर विधि प्रविधि में भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में कोई भी मॉडल आप लोग बना सकते हैं, चार्ट पेपर या फोटो कुछ भी चिपका सकते हैं। और सहायक सामग्री श्याम पट्टिकार में हम लोग
जो भी हम लोग स्पष्टीकरण देंगे ना, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो ब्लैक चार्ट पेपर पे लेके चिपकाना है। पहले स्पष्टीकरण देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। स्पष्टीकरण देने से पहले हम लोगों को इधर छात्र के नाम लिखना होगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। स्पष्टीकरण में मैंने जैसे कि लिखा है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाथ प्रिय अशोक मौर्य था। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। तो इस तरीके से, और इधर जब व्याख्यान हम लोग दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि डाल देंगे। और जैसे कि ये श्याम पट्टकार में मैंने ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने ब्लैक चार्ट पेपर पर लगा के रखा है। जैसे कि मैंने लिखा है, सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाथ प्रिय अशोक मौर्य था। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। फिर मैंने सेकंड पॉइंट डाल रखा है जिसमें मैंने लिखा है अशोक की लाट। और मैंने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले मैंने पूछा, हमारे देश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो बच्चों ने आंसर दिया, अशोक की चिन्ह। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, राजकीय प्रतीक में क्या बना होता है? तो बच्चों ने आंसर बोला, शेर। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, राजकीय प्रतीक में कितने शेर हैं? अगर बच्चों ने आंसर दे दिया तो हम लोग आंसर लिख देना, वरना हम लोग लिख देंगे छात्र चिंतनशील। उसके बाद में स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को इधर छात्र के नाम लिखना है। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है, अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सर्व सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। और इधर जब प्रश्न पूछ रहे थे ना, तो प्रश्नोत्तर विधि, जब स्पष्टीकरण दे रहे थे ना, तो व्याख्यान विधि डाल देंगे। इधर सहायक सामग्री में कोई पिक्चर या मॉडल लगा देंगे। और इधर श्याम पट्टकार में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है, अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। उसके बाद हम लोग को पेज टर्न करना है और ये द्वितीय भाग ऊपर हेडिंग डालनी है, क्योंकि हम लोग को ये जो लेसन प्लान है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है। जैसे कि मैंने थर्ड हेडिंग लिख रखी है, कलिंग का युद्ध। इसमें मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। नंबर 1 मैंने पूछा, सम्राट अशोक किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बच्चों ने आंसर दिया, वीरता के लिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है, विजय प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया था? तो बच्चों ने आंसर दिया, युद्ध। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो बच्चों ने आंसर दिया, अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो ठीक, अगर नहीं दे पाते तो हम लोग लिख देंगे छात्र चिंतनशील। इधर विधि प्रवरण डाल देंगे, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम लोग को स्पष्टीकरण देना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले छात्र क्रियाओं में लिखना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व समाप्त हुआ। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा पद्मनाभ को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। और इधर जब व्याख्यान दे रहा था तो हम लोग व्याख्यान विधि डाल देंगे। और इधर श्याम पट्टकार में जैसे कि मैंने लिख रखा है, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व समाप्त हुआ। फिर इधर फोर्थ पॉइंट में मैंने लिख रखा है, अशोक के अभिलेख, जिसमें मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले पूछा है, किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम कहाँ लिखते थे? बच्चे आंसर देंगे, कॉपी, डायरी। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, महत्वपूर्ण जानकारियों को हम कॉपी या डायरी में क्यों लिखते हैं? तो बच्चों ने आंसर दिया, याद रखने के लिए। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, सम्राट अशोक के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो हम लोग लिख देना, अगर नहीं दे पाते तो हम लोग लिख देंगे छात्र चिंतनशील। फिर उसके बाद हम लोग को स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले इधर छात्र के नाम लिखना होगा। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। स्पष्टीकरण में जैसे कि मैंने बोला है, सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है।
अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है शिलालेख, नंबर 2 है स्तंभलेख, नंबर 3 है गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पॉवर्टी फेंटर ने की थी। और इधर साइड में जब विधि प्रविधि में हम लोग जब प्रश्न पूछ रहे थे ना, प्रश्नोत्तर विधि, और जब व्याख्यान दे रहे थे ना, तो व्याख्यान विधि। और इधर श्याम पट्टकार में ये ब्लैक चार्ट पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। उसके बाद में जब हम लोग को ये लेसन प्लान पढ़ा देना है, उसके बाद हम लोग को बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि मैंने नंबर 1 पूछा है, सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर 2 सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है। 3 कलिंग का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। नंबर 4 अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न वही होते हैं जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन इनको दोबारा से पूछा जाता है ताकि चेक किया जा सके कि बच्चों को सही से समझ में आया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालिए लेखन एवं निरीक्षण का, जिसमें लिखना है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से श्याम पट्टकार को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में हम लोग को गृह कार्य यानी कि होमवर्क दे देना है। मैंने गृह कार्य में सत्य असत्य दे रखा है, जिसमें नंबर 1 मैंने दिया है अशोक के पिता का नाम बिम्बिसार था। अगर सत्य होगा तो सत्य, वरना असत्य। नंबर 2 राजकीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बच्चों ने आंसर दिया सत्य। नंबर 3 कलिंग का युद्ध 251 ईसा पूर्व लड़ा गया, असत्य। नंबर 4 अशोक के शिलालेख की खोज 1790 ईस्वी में की गई, असत्य। तो इस तरीके से हम लोग को अपना लेसन प्लान बनाना होता है। थैंक यू।